नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। सत्ता अगर शतरंज की बिसात है तो नरेंद्र मोदी से बड़ा बाजीगर मौजूदा दौर में इस खेल का कोई दूसरा नजर नहीं आता। विपक्ष उनको घेरने की चाल चलता रह जाता है। मोदी कब बिना शह दिए उन्हें मात दे देते हैं, ये उन्हें हारने के बाद पता चलता है। मैं नीतीश कुमार इस निष्ठा से विज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये तस्वीरें महज एक राज्य में सत्ता के सिंहासन पर आरोहण की नहीं है। ये तस्वीरें किसी एक दल को शिकस्त देने की भी नहीं है। ये तस्वीरें हैं भविष्य की राजनीति का पासा पलटने की। ये तस्वीरें हैं हारी हुई बाजी को पूरी ठसक के साथ जीतने की। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या कोई सोच सकता था कि 20 महीने पहले जो नीतीश कुमार देश को बीजेपी आरएसएस मुक्त बनाने का संकल्प लेकर विपक्षी राजनीति का झंडा उठाए सबसे आगे चल रहे थे, वही नीतीश कुमार 20 महीने बाद बीजेपी के समर्थन से बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। और विपक्ष बिखरे हुए तिनकों के बीच सोच रहा है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। सोचिए जरा। लेकिन जहां विपक्ष की सोच खत्म होती है, नरेंद्र मोदी की सोच शायद वहीं से शुरू होती है। कम से कम बिहार में हारी बाजी को जीतने की तस्वीरें तो यही कहती हैं। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बिहार में नीतीश के साथ बीजेपी सरकार बनते ही नरेंद्र मोदी ने जो एक तीर चला, वो दरअसल कई निशानों पर एक साथ लगा है। विपक्ष अभी तीर की तासीर समझने में उलझा है, जबकि नरेंद्र मोदी भविष्य के रण में जीत की चाल चल चुके हैं। और वर्तमान की जमीन पर भविष्य की बुनियाद रखने वाले को ही तो बाजीगर कहते हैं। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। 2014 के जनरल इलेक्शन के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक जीत है नरेंद्र मोदी के लिए। उन्होंने हार को जीत में पलट दिया। एक आदमी जो भविष्य में 2019 में हो सकता था कि ऑपोजिशन पार्टीज के विपक्ष का चेहरा हो मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो सकता है, उसको ही तोड़ के उन्होंने अपनी साइड पे कर लिया। वहां बीजेपी जो तीसरे नंबर पे आई थी, उसको वो सत्ता में आ गए, तो कामयाबी बहुत हासिल हुई है नरेंद्र मोदी को। 2015 के बिहार चुनाव में नरेंद्र मोदी ने पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन जनता ने नीतीश की जेडीयू, लालू की आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन पर भरोसा किया। नाक की लड़ाई में हार नरेंद्र मोदी के हिस्से में आई। विपक्ष की उम्मीदों की धुरी नीतीश कुमार बन गए, जिनके इर्द गिर्द 2019 के आम चुनावों की रणनीति तैयार होने लगी। नीतीश से 2015 में या उसके पहले अगर हम कहें तो 5 वर्ष पूर्व 2010 में भी नीतीश से लोगों को एक ही उम्मीद थी, वो विकास। 2005 के बाद जब वो दोबारा चुने गए तो उस वक्त भी लोग ये कहते थे कि यादवों का गढ़ से वोट निकलेगा, किले से मत निकलेगा। लेकिन 2010 में ये तय हो गया था कि महिलाओं की एक बड़ा तबका वो अब विकास का पक्षधर बन चुका है। तो नीतीश एक तरह से एक अनहोना कॉम्बिनेशन को लेकर 2010 से चलने लगे थे। और 2014 लोकसभा में भी बिहार में यही बात थी कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी को हम वोट देंगे, लेकिन 2015 में नीतीश हमारे नेता होंगे, और यही फलीभूत हुआ 2015 में भी। लेकिन बिहार में जन्मा विपक्षी उम्मीदों का महागठबंधन इससे पहले कि देश के दूसरे हिस्सों में और मजबूत होकर मोदी के सामने कोई चुनौती पेश कर पाता, वो बिहार में ही तिनकों की तरह बिखर गया। और इसके पीछे थी नरेंद्र मोदी की वो रणनीति जिसने 2015 में हारी हुई बाजी को 2017 में जीत में बदल दिया। बिहार चुनाव में सबसे अधिक सीटें लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के हिस्से आई थीं। दूसरे नंबर पर थे नीतीश कुमार, तीसरे नंबर पर बीजेपी। ये 2014 के आम चुनावों से बिल्कुल उलट था। हारी हुई वो बाजी एक नए दौर का ऐलान कर रही थी। संकेतों में यह भी लिखा हुआ था कि मोदी की राजनीति को बिहार की जनता ने कबूल नहीं किया है। पर यह भी सच था कि जिस महागठबंधन की सरकार बनी थी, उसके जोड़ीदार एक दूसरे से बुनियादी मुद्दों पर बहुत अलग अलग थे। मसलन साफ सुथरी छवि पर अपनी राजनीति आधारित करने वाले नीतीश का लालू से मेल नहीं था, तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घिरी हुई कांग्रेस भी उनकी पसंद की पार्टी कभी नहीं थी। तो नीतीश की निजी महत्वाकांक्षा और कुछ सांप्रदायिकता के मानकों का राजनीतिक दबाव,
नीतीश कुमार ने बीजेपी का हाथ तब जोर से झटक दिया था जब मोदी को 2013 में पीएम कैंडिडेट बनाया गया था। आम चुनावों के लिए 2014 में किया गया प्रचार हो या फिर बिहार चुनाव के मैदान में 2015 के मंच, बीजेपी और जेडीयू आमने सामने की लड़ाई लड़ते रहे। मांझी पर जुल्म हुआ तो मैं बेचैन हो गया। मुझे लगा अरे मोदी का क्या क्लास है, उसकी तो थाली खींच ली, एक चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। पर एक बार चुनावी शोर शांत हुआ तो धीरे धीरे सारी स्थिति सामान्य होने लगी और गुम होते गुबार के बीच नीतीश कुमार अपने नए साथियों के बीच असहज होने लगे। मोदी की बाजीगरी इस बात में है कि उस असहजता को उन्होंने भापा और एक वफादार विकल्प के तौर पर धीरे धीरे करीबी बढ़ाने लगे। नीतीश को भी मोदी की नीतियां पसंद आने लगी। पहले सर्जिकल स्ट्राइक, फिर नोटबंदी और बाद में जीएसटी। नीतीश ने सार्वजनिक रूप से मोदी की तारीफ की। ये जो 500,000 रुपए का नोट बंद किया गया, मैं तो हिमायती हूं। इससे जो 2 नंबर का नोट है, जाली नोट है, वो अपने आप समाप्त होगा। 350वें प्रकाश पर्व के अवसर पर पटना में हुई एक रैली में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित कर दिया। ये वही नीतीश थे जिन्होंने कभी नरेंद्र मोदी के साथ भोज करने तक से मना कर दिया था। विपक्ष जिस मुद्दे पर मोदी सरकार को लगातार घेर रहा था, उसी मुद्दे पर नीतीश कुमार सरकार के साथ समर्थन में खड़े थे। राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के चयन के तौर पर मोदी ने रामनाथ कोविंद के रूप में फिर अपना मास्टर कार्ड खेला। नीतीश ने विपक्ष के अतार्किक विरोध को नजरअंदाज किया। पुरानी दोस्ती पर पक्का सीमेंट चढ़ चुका था। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जैसे ही नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए उन्हें बधाई दी, जिसका जवाब नीतीश ने भी शुक्रिया कहकर दिया। जो बाजी 2015 में नरेंद्र मोदी हारे थे, वो बाजी 2017 में उन्होंने जीत कर बता दिया कि राजनीति का बड़ा खिलाड़ी उन्हें क्यों कहा जाता है। सिर्फ 12 घंटों के अंदर विपक्षी ताना बाना उजाड़कर बीजेपी ने बिहार सरकार में भी एंट्री मार ली। और हम लोगों को खुशी है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया, राजद के सामने घुटना नहीं टेका, कांग्रेस ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, करने से इनकार कर दिया और उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो एक बड़े मुद्दे को लेकर, एक करप्शन के मुद्दे को लेकर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन इसमें भी बेहद दिलचस्प था वो घटनाक्रम जिसमें तेजस्वी सबसे बड़ी पार्टी होने का संवैधानिक दावा ठोकते रहे। मुश्किल ये थी कि वो टीवी कैमरे पर बोलते रहे। तब तक आधी रात को नीतीश कुमार और सुशील मोदी विधायकों की सूची लेकर राजभवन पहुंच चुके थे। लोगों को पता है कि बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी है। संविधान के हिसाब से जो परंपरा रही है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहता है उनको गवर्नर जो है स्ट्रेंथ के हिसाब से बुलाने का काम करते हैं, खुद ही न्योता देने का काम करते हैं। होना ये चाहिए था कि स्ट्रेंथ देख करके आरजेडी को बुलाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। परिस्थितियों की मांग को देखते हुए शपथ ग्रहण के लिए पहले 27 जुलाई शाम 5 बजे का समय तय था, उसे सुबह 10 बजे कर दिया गया। न मुहूर्त में समय गंवाया गया, न शोर शराबे में। एक सादे समारोह के साथ तख्ता पलट की कवायद पूरी हुई। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। सोशल मीडिया पर राजनीतिक बदलाव के एक से बढ़कर एक चुटकुले चलने लगे। किसी ने लिखा, अरविंद केजरीवाल सही कहते हैं, बटन कोई भी दबाओ वोट बीजेपी को ही मिलता है। ये भले ही मजाक हो, जमीन पर तो सच नजर आने लगा है। यकीनन बिहार में इस एक बदलाव से नरेंद्र मोदी के लिए 2019 के चुनावों की राह और आसान हुई है, क्योंकि इस एक चाल से नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से उनका वो चेहरा छीन लिया जिस पर दांव लगाकर विपक्ष को अपनी लड़ाई लड़नी थी। नीतीश जी को बिहार ने एंटी कम्युनल लड़ाई लड़ने के लिए दी थी और नीतीश जी ने
अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स के लिए उन्हीं लोगों से वो गले लग गए हैं। आप लालू के साथ हैं? यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में। देखिए, राजनीति में पता लग जाता है आदमी के दिमाग में क्या होता है। क्लियरली मुझे मालूम पड़ गया था कि नीतीश जी ने ये प्लानिंग, मतलब देखिए मैं सच बताऊं तो 3-4 महीने से हमें पता था कि ये प्लानिंग चल रही है। मुझे आप बोलने देंगे प्लीज? हमें मालूम था कि 3-4 महीने से प्लानिंग चली। देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति में यही प्रॉब्लम है, अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति कुछ भी कर जाता है। कोई मतलब नियम नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, सत्ता के लिए कुछ भी कर देते हैं, ये प्रॉब्लम है। राहुल गांधी ने इसे नीतीश का धोखा कहा, लेकिन सच तो यही है कि नरेंद्र मोदी की सोची समझी रणनीति की काट कांग्रेस समेत किसी विपक्षी दल के पास होती ही नहीं है, वरना राष्ट्रपति मुद्दे पर ही समाजवादी पार्टी समेत तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने उनका समर्थन न किया होता। नीतीश कुमार को अभी तो मैंने केवल बधाई दी है। इसे मोदी की बाजीगरी ही कहा जाएगा कि उन पार्टियों से भी अपने हक में वोट हासिल कर लिए जिनकी बुनियाद ही मोदी विरोध पर टिकी है, और यही वो कला है जो उन्हें बाजीगर बनाता है। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हार कर जीती हुई बाजियों की कहानी में सिर्फ बिहार ही नहीं है, बल्कि कुछ और दिलचस्प कहानियां शामिल हैं। दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। बिहार में 2015 में मिली हार के बावजूद 2017 में बन गई बीजेपी की सरकार। लेकिन हार कर जीतने वाला ये इकलौता राज्य नहीं है। गोवा और मणिपुर की कहानी ऐसी ही हारी हुई बाजियों को जीत में बदलने की है। हार कर जीतने वाले को अगर नरेंद्र मोदी कहा जा सकता है तो यकीनन जीत कर हारने वाले को कांग्रेस भी कह सकते हैं। अगर ऐसा न होता तो कम से कम गोवा और मणिपुर में जीत कर भी कांग्रेस सत्ता का सिंहासन नहीं हारती। दिग्विजय सिंह को धन्यवाद दिया है। दिग्विजय सिंह बिकॉज ऑफ हिज इनकॉम्पिटेंसी, इसलिए उनको आपने धन्यवाद दिया कि उनकी जरूर वो उधर घूमते रहे और तब तक हम सरकार बनाए के खुद के एमएलए को नहीं। 40 सदस्यों वाली गोवा विधानसभा में बीजेपी को सिर्फ 13 सीटें हासिल हुई थीं, जबकि कांग्रेस को 17 सीटें मिली थीं। बीजेपी के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर खुद अपनी सीट हार चुके थे। ऐसे में बहुमत के करीब कांग्रेस थी, बीजेपी बहुमत से कोसों दूर। लेकिन नरेंद्र मोदी की बाजीगरी ने इस हार को भी जीत में बदल दिया। कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर सरकार का दावा पेश करने के लिए दिग्विजय सिंह को गोवा भेजा। नरेंद्र मोदी ने नितिन गडकरी को। नितिन गडकरी ने मनोहर पर्रिकर की वापसी की शर्त पर सारे घटक दलों को एक करके बहुमत का जरूरी आंकड़ा जुटा लिया और गोवा में हारने के बाद भी बीजेपी की सरकार बनवा दी। जो पार्टी अपने नेता का चयन नहीं कर सकती 17 लोगों में, उनका यह कहना कि हमको मैंडेट मिला, ये उचित नहीं है। जो गोवा में हुआ वही मणिपुर में भी हुआ। कमोवेश यहाँ भी गोवा जैसी स्थिति थी। कांग्रेस 28 सीटें जीतकर नंबर 1 पोजीशन पर थी, जबकि बीजेपी के खाते में 21 सीटें थी। 60 सीटों वाली मणिपुर विधानसभा में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 31 है, जिससे कांग्रेस सिर्फ 3 सीट दूर थी और बीजेपी को 12 का समर्थन चाहिए था। लेकिन नगा पीपल्स फ्रंट और नेशनल पीपल्स पार्टी के अलावा अन्य की मदद से सरकार बनाने में सफल रही बीजेपी। कांग्रेस फिर मन महसूस कर रह गई। दरअसल नरेंद्र मोदी जैसे ही राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी के सिरमौर बने और 2014 में जिस तरह उन्होंने ऐतिहासिक विजय हासिल की, उसके बाद तेजी से राष्ट्रीय राजनीति का चेहरा और चरित्र बदल गया। जब बीजेपी सत्ता में स्थापित होने के रास्ते तलाश रही थी, तब बीजेपी अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सपना देखा था, नरेंद्र मोदी के आने के बाद वो किसी हद तक पूरा हुआ है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि मोदी की बाजीगरी ने सत्ता के सारे चलन ही बदल दिए। भारत की राजनीति में साफ तौर पर अगर हार कर जीतना किसी ने सीखा है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। आइए आपको दिखाते हैं अब कि राष्ट्रपति चुनाव पर ये कैसे लागू हुआ। Make way for the boss. Boss, हुक्म का इक्का boss, लाखों का सिक्का boss, और जमा पर लिखा boss. खेल के नियम चाहे जो हो, सामने खिलाड़ी चाहे जो हो,
लेकिन अपने सटीक दांव से जो हर बार विरोधियों के मुकद्दर में शिकस्त लिख दे, वही तो होता है असली बॉस। और उसकी हर फतेह होती है बॉस की बाजीगरी। जुलाई में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल खत्म होना था और सही वक्त पर सर्वमान्य प्रत्याशी का नाम आगे बढ़ाकर कांग्रेस के पास सबसे बड़ा मौका था नरेंद्र मोदी को रायसीना की रेस में घेरने का। लेकिन इससे पहले कि कांग्रेस चिंतन मंथन भी शुरू कर पाती, नरेंद्र मोदी सरकार ने 2 घंटे की बैठक में अपने प्रत्याशी का नाम घोषित भी कर दिया। बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद, एक ऐसा नाम जिसे ज्यादातर लोगों ने तो सुना भी नहीं था। लगा कि बीजेपी ने कहीं गलत दांव तो नहीं खेल दिया, लेकिन वो दांव ही क्या जो मोदी चले और सबकी समझ में तुरंत आ जाए। कुछ ही घंटों के अंदर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को समझ में आने लगा कि नरेंद्र मोदी कौन सा खेल खेल गए। जिन दलों का पूरा इतिहास दलित अस्मिता की लड़ाई पर आधारित था, उनके लिए दलित रामनाथ कोविंद का विरोध करना गले की हड्डी बन रहा था, क्योंकि कांग्रेस अभी भी असमंजस में थी। काफी मनन चिंतन के बाद कांग्रेस ने दलित रामनाथ कोविंद के स्थान पर दलित की बेटी बताकर मीरा कुमार के नाम का कार्ड खेला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कि बिहार की बेटी होने से मुझे भी बहुत गर्व की अनुभूति होती है। बिहार की बेटी के प्रति इतना सम्मान था, तो इसके पहले 2 बार अवसर था। मुझे समय तो बिहार की बेटी याद नहीं आई थी, और मेरी समझ से अब भी इनको पुनर्विचार करना चाहिए। और सचमुच बिहार की बेटी के प्रति सम्मान है तो 2019 में जीत की रणनीति बनाइए और 2022 में बिहार की बेटी को राष्ट्रपति बनाइए। कांग्रेस ने बहुत कोशिश की कि दलित बनाम दलित की लड़ाई में अंतरात्मा की आवाज शामिल करके रायसीना की रेस जीत ली जाए, लेकिन असल में कांग्रेस को भी यह अंदाजा हो चुका था कि वो हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके नाम घोषित करने में और प्रत्याशी चयन में देरी हो चुकी थी। कांग्रेस पूरा जोर लगा रही थी कि अगर उनकी प्रत्याशी मीरा कुमार जीते नहीं तो कम से कम हार सम्मानजनक हो, लेकिन नरेंद्र मोदी रायसीना की रेस से कहीं आगे की सोच रहे थे। उनकी नजर बिखर रही विपक्षी एकता पर लगी हुई थी, क्योंकि वो अपनी अगली बाजी की बिसात बिछा चुके थे। उनकी नजर बिहार में नीतीश और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के असंतुष्टों पर पड़ चुकी थी। गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, इन जगहों से कांग्रेस या अन्य दलों के कई सदस्यों ने पार्टी लाइन से हटकर रामनाथ कोविंद के पक्ष में वोट दिया। रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति बन गए। मात खाने के बाद कांग्रेस मोदी सरकार को लिंचिंग मामलों में संसद में घेरने में जुट गई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के लिए पॉलिटिकल लिंचिंग की बिसात बिछा रखी थी। गुजरात निकाय चुनावों में बेहतर प्रदर्शन से उत्साहित कांग्रेस के लिए वाघेला का इस तरह पार्टी छोड़ना अप्रत्याशित था। गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उनकी पार्टी के मजबूत स्तंभ वाघेला का यूं साथ छोड़ना कांग्रेस के लिए सदमे जैसा था। लेकिन कांग्रेस वाघेला के जाने पर सही से प्रतिक्रिया दे पाती या नुकसान की भरपाई के बारे में सोच भी पाती, गुजरात कांग्रेस के विधायकों ने पार्टी छोड़ना शुरू कर दिया। 2 दिनों के अंदर कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। खबर यह है कि कम से कम 15 विधायक और तैयार हैं पार्टी छोड़ने के लिए। लेकिन एक बार फिर कांग्रेस के लिए विधायकों का पार्टी छोड़ना ही सबसे बुरी खबर नहीं है, बल्कि उससे भी बुरी खबर है वो संभावना जिसके चलते राज्यसभा चुनावों में सोनिया गांधी के सबसे करीबी और कांग्रेस के रणनीतिकार अहमद पटेल के हारने की आशंका है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की स्टेट में ही, होम स्टेट में ही रूलिंग पार्टी ही खुद चोरी करे और अपोजिशन के एमएलएज को भगा ले, तो ये इससे बड़ा मेरे ख्याल में अफसोस की बात लोकतंत्र के लिए और हमारे देश के लिए नहीं हो सकती। कांग्रेस ने अगर राष्ट्रपति चुनाव के दौरान हुई गुजरात में क्रॉस वोटिंग का ही सही तरीके से अध्ययन कर लिया होता तो शायद वो इस डैमेज को रोकने की रणनीति बना भी पाती, लेकिन मोदी मौका दे तब तो। कांग्रेस डाल डाल चलती है, मोदी पात पात। फिलहाल जिस कांग्रेस को अपनी ऊर्जा गुजरात चुनावों की तैयारी में लगानी चाहिए थी, वो ऊर्जा कांग्रेस मौजूदा विधायकों को पार्टी में रोके रखने में लगा रही है। विधायकों को एयरलिफ्ट करके मोदी की नजरों से छुपाया जा रहा है।
यही तो है मोदी की बाजीगरी, जो सामने वाले की सोच से 10 कदम आगे चलती है। राष्ट्रपति चुनाव के साइड इफेक्ट से सिर्फ कांग्रेस ही पीड़ित नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी है। ताजा अपडेट के अनुसार बीएसपी के एक एमएलसी के साथ समाजवादी पार्टी के 2 एमएलसी पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अभी समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कई और नेता पार्टी छोड़ बीजेपी में आने के लिए तैयार हैं। मोदी मुस्कुरा रहे हैं, बौखलाहट विपक्षी खेमे में है। मैं आपको इतना बता दूं, हम राजनीति में हैं, हम संबंध सबसे अच्छे रखते हैं, और जब संबंध अच्छे होते हैं तो कब किससे सहयोग लेना पड़ता है ये जरूरी नहीं हम आपको बताएं। ये बात हम समझ ही नहीं पाए कि डीएनए का खिलाफ बोलने वाले एनडीए में चले गए। डीएनए में भी डी है, एन है, ए है, एनडीए में भी एन है, डी है, ए है। ये तो भाषा वो ही बता सकते हैं। मैंने ये कहा कि बिहार के में जो राजनीतिक भ्रष्टाचार हुआ है बड़े पैमाने पर, लगता है उत्तर प्रदेश में भी यही भ्रष्टाचार होगा। हम तो कहते हैं जनता देख रही है, और जिन साथियों को जाना है वो चले जाएं, जो जाने वाला है उसको कोई नहीं रोक सकता। यहाँ भी वही बात कही जा सकती है कि अगर राष्ट्रपति चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने क्रॉस वोटिंग की समीक्षा कर ली होती तो शायद वो भी कोई रणनीति नरेंद्र मोदी के बरक्स तैयार कर पाती। लेकिन अगर मोदी के इन बाजियों की समीक्षा कोई सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात तक ही सीमित रखे तो ये उसकी भूल होगी, क्योंकि मोदी की अगली नजर पश्चिम बंगाल और दिल्ली पर है। राष्ट्रपति चुनावों में दिल्ली और पश्चिम बंगाल से आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कुछ विधायकों ने कोविंद के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। यकीनन नरेंद्र मोदी के दिमाग में इन दोनों जगहों पर केसरिया कमल खिलाने का ब्लूप्रिंट तैयार भी हो चुका होगा। नरेंद्र मोदी के निशाने पर अगर अगला लक्ष्य दिल्ली होगा तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि केजरीवाल से उन्हें पुराना हिसाब चुकता करना अभी बाकी है। लेकिन दिल्ली के किले में कैसे लगेगी मोदी की सेंध, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। नरेंद्र मोदी के सियासी अश्वमेध यज्ञ के विजयी घोड़े को रोकने का काम सबसे पहले दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने किया था। नरेंद्र मोदी के लाख प्रयासों के बावजूद न सिर्फ बीजेपी बुरी तरह हारी, बल्कि बहुत बुरी तरह हारी। केजरीवाल इस जीत को सीने से लगाकर मोदी को पूरे देश में घेरने की कोशिशों में लग गए, जबकि मोदी ने केजरीवाल को उन्हीं के गढ़ में मात देने की तैयारियां उसी दिन से शुरू कर दी जिस दिन केजरीवाल जीते थे। एमसीडी चुनावों में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई तो दिल्ली की सियासत के सिरमौरों के पैरों तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि 10 साल से एमसीडी पर काबिज बीजेपी से न सिर्फ दिल्ली के लोग असंतुष्ट थे, बल्कि खुद बीजेपी के अंदर उसके कामकाज को लेकर भारी नाराजगी थी। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी के लिए जीत तो दूर की कौड़ी है, अगर वो अपना थोड़ा भी सम्मान बचा पाए तो बड़ी बात होगी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर के बाद दिल्ली नगर निगम के परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को, श्री मोदी के विजय रथ को और आगे बढ़ाया। बीजेपी का मुख्य मुकाबला करिश्माई बहुमत से दिल्ली पर काबिज आम आदमी पार्टी और पंजाब चुनाव में शानदार विजय हासिल करने वाली कांग्रेस से था, और खुद की धूमिल छवि तो चुनौती थी ही। नरेंद्र मोदी के दिल में 2015 की विधानसभा का घाव अब भी रिस रहा था। निकाय चुनावों में भी कमोवेश यही स्थिति थी। लेकिन नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खासियतों में से एक बात यह है कि वो कभी कुछ भूलते नहीं हैं, बस सही वक्त पर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। निकाय चुनावों में उन्होंने जो रणनीति तैयार की उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तिनकों की तरह उड़ गए। बीजेपी ने तीसरी बार एमसीडी में जीत का झंडा फहरा दिया। मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि जो नरेंद्र मोदी जी ने देश के गरीबों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों, सबके दिलों को जो जीतने का कार्य किया है, अब उसमें दिल्ली भी शामिल हो गई है। और मैं इस जीत को नरेंद्र मोदी जी को, उनको समर्पित करता हूं, और ये उनके नीतियों की जीत है, उनके प्रति जो विश्वास है उसकी जीत है। 270 वार्ड्स वाली एमसीडी में बीजेपी की जीत का आंकड़ा था 184।
टिकट बंटवारे की व्यवस्था से नाराज होकर जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में उठापटक थी, वहीं नरेंद्र मोदी की रणनीति के तहत बीजेपी ने सभी मौजूदा पार्षदों का टिकट काटकर नए चेहरों को तरजीह दी। इसे एक बार से दिल्ली की जनता में स्पष्ट संदेश गया कि अब की बार भ्रष्टाचार पर वार। वैसे भी दिल्ली वासियों को एमसीडी से सबसे ज्यादा शिकायत करप्शन को लेकर ही थी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस स्थानीय मुद्दों का सहारा लेकर बीजेपी के खिलाफ नकारात्मक प्रचार करते रहे, जबकि बीजेपी नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे राष्ट्रीय मुद्दों को आम जनता से जोड़ने में कामयाब रहे। प्रधानमंत्री जी ने सेना को हुक्म दिया और हमारे जवान पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर बदला लेकर वापिस आ गए। स्थानीय मुद्दों के आगे राष्ट्रीय मुद्दों ने भावनात्मक उफान लाने का काम किया और जीत की बाजी नरेंद्र मोदी के हाथ लगी। एक काम बता दो जो आपके दिमाग में आता हो, एमसीडी ने कोई एक काम अच्छा। बीजेपी किसी भी हालत में निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी को जीतते हुए नहीं देख सकती थी। इसके मद्देनजर बीजेपी ने ढील की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। शायद देश के इतिहास में ये पहली बार था कि निकाय चुनावों में भी चेहरा प्रधानमंत्री का और हवाला उनके कामकाज का दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर गांव में बिजली पहुंचाएंगे। 16,000 गांव थे जहां पर 70 साल के बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी। 2.5 साल में 9,000 गांव में बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया। एन चुनावों से पहले बीजेपी ने कांग्रेस में पनप रहे असंतोष को हवा दी और अरविंदर सिंह लवली जैसे नेता को अपने साथ मिला लिया। उनके साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए, जिन्होंने इन चुनावों में कांग्रेस के लिए विभीषण का काम करके बीजेपी की जीत की राह आसान कर दी। मोदी के सबसे मुखर विरोधी केजरीवाल इस कदर खामोश हैं जैसे कभी बोलते ही नहीं थे। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ गलबैयां कर चुके हैं, लेकिन जब तक हम और आप नरेंद्र मोदी की बाजीगरी की समीक्षा कर रहे हैं, तब तक यकीनन नरेंद्र मोदी किसी और विरोधी को चित्त करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके होंगे। शायद पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या दिल्ली। करते हैं इंतजार अगली बाजी का। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।